आज यहाँ दार्जिलिंग में सेकेंड रेड पांडा ग्लोबल स्पीसीज मैनेजमेंट प्लान मीटिंग हो रहा है। यहाँ 10 कंट्री से ज़्यादा जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, जो रेड पांडा के बारे में, जो कि जंगल में रेड पांडा को किस तरह से बचाया जाएगा और जो जू में रेड पांडा की जो ब्रीडिंग होती है वो किस तरह से होगी, और जू और जो प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क सेंचुरीज़ हैं उनके बीच में समन्वय कैसे होगा, जो है कैसे ले जाके रेड पांडा को जो जू में ब्रीड किया जाएगा फिर उनको जंगलों में छोड़ा जाएगा, इसके विषय में यहाँ पे बात होगी। प्लस यहाँ पे जो इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम होंगे, क्योंकि रेड पांडा कंजर्वेशन ब्रीडिंग का प्रोग्राम है वो देशों में और भी देशों में हो रहा है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, नॉर्थ अमेरिका हो, यूरोप हो। तो वहाँ से किस तरह के जो रेड पांडा हमारे यहाँ आएंगे और हमारे यहाँ से किस तरह से रेड पांडा वहाँ जाएंगे, ये भी यहाँ पे जो स्टड बुक होता है उसको देख के ये डिसाइड होगा। क्योंकि रेड पांडा जो है वो हमारे इस रेंज कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, जिसमें इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और चाइना है। तो इन रेंज कंट्रीज़ में किस तरह से रेड पांडा को और भी कंजर्वेशन में बढ़ावा देना है, इसके विषय में यहाँ पे जो है वो आलोचना होगा। बेसिकली 2 दिन का वर्कशॉप होगा और 2 दिन जो है वो फील्ड विजिट है। एक दिन हमारा जो टोपकेदारा में जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है जो रेड पांडा का, और हमारा जो यहाँ जू में रेड ब्रीडिंग सेंटर है उसका विजिट है। और एक दिन हमारा जो गारीबास में जो रेड पांडा का जो रिलीज साइट है, जो सॉफ्ट रिलीज साइट है, उसके विषय में जो है वो विज़िट होगा। गारीबास में जो इस बार भी हम जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने ये जो है वो निर्णय लिया है कि 4 रेड पांडा 2019 साल तक हम लोग जो है फिर से जंगल में छोड़ेंगे। वो जो है सितंबर तक, अक्टूबर तक हम लोग रेड पांडा जो है वो ऑलरेडी छोड़ेंगे। उसका पूरा प्लान बन चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से हैं IG साहब, उनको प्लान दिया जा चुका है और हम लोग जो है इसको सितंबर में जो है छोड़ेंगे। जेनेटिक स्टडीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, जो रेड पांडा की DNA फिंगरप्रिंटिंग वो स्टडीज़ हो चुकी है। कुछ और स्टडीज़ चल रही हैं उसके साथ साथ जो वाइल्ड का है, और उसके साथ साथ हमारा जो जंगल की क्या अवस्था है, हैबिटेट इवैल्यूएशन, वो भी हमारा जो वर्किंग प्लान और GIS उसकी पूरी मैपिंग की जा रही है। सैटेलाइट की जो फोटोग्राफ्स हैं वो सैटेलाइट की फ़ोटोग्राफ्स, ड्रोन्स को यूज़ किया जा रहा है, उसकी पूरी फ़ोटोग्राफ्स वो सब लेके पूरा एक कंबाइन ऑलरेडी हैबिटेट इवैल्यूएशन उसकी कंडीशन क्या है वो ऑलरेडी की जा रही है। तो इसमें डिले क्यों था? क्योंकि ईयर्स बैक एक पेयर लीव किया था। तो नहीं, इसमें कोई डिले नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जब तक हमारे पास सफिशिएंट पॉपुलेशन नहीं होगी छोड़ने के लिए, तब तक हम लोग उसका वो प्रोटोकॉल नहीं होता, उसको प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो प्लस उसमें जो रिसर्च स्टडीज़ है, हैबिटेट इवैल्यूएशन है, वो उसका एक पूरा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि रेड पांडा ब्रीड किया ले जाके वहाँ पे छोड़ दिया। तो उसका पूरा एक साइंस का पूरा प्रोसेस है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करके ला रहे हैं। तो पहले जो आपने जो रिलीज़ किया था जो पेयर को, उस पेयर के हिस्ट्री अभी जो है वो क्या है? वो जो हमको जो अभी तक जो पहले जो मिली थी, जो रेडियो कॉलर करके जो मिली थी, उसमें से एक जो है रेड पांडा मारा गया था, बाकी एक जो रेड पांडा जो पेयर था उसका ब्रीडिंग हुआ था एंड दे आर इन वाइल्ड। फिर उसके बाद तो उनको दे आर मर्ज विद द वाइल्ड पॉपुलेशन। सुनने में है कि एक रेड पांडा का सेंसस भी हुआ था वाइल्ड का, इसका कुछ रिजल्ट आया? सेंसस के बारे में साहब बताएंगे। रेड पांडा का सेंसस हम लोगों ने पिछले साल किया है। इसको हम लोगों ने 2 तरीके से किया है। एक तो फिज़िकली हर एक रेड पांडा को ढूंढ के और उनका जहाँ पे भी उनका नेस्ट है वो चेक करने का, और दूसरा जेनेटिक एनालिसिस जो उनका स्कैट होता है उसको कलेक्ट करके प्रत्येक रेड पांडा का अलग से जेनेटिक्स निकालने की कोशिश। तो वो काम जारी है। 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से हमारे कल्याणी में, हमारे स्टेट में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट रिसर्च के हैं वो, और हैदराबाद के CCMB लैबोरेटरी है। आज भी वहाँ के साइंटिस्ट आए हैं इस वर्कशॉप में। तो इन दोनों जगह पे एनालिसिस करके एग्जैक्टली कितना नंबर है वो देखा जा रहा है। जिस तरह की जो प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं उनके लिए पर्टिकुलरली कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं,
और ये ज़्यादातर प्रोग्राम जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं. पार्ट ऑफ द मनी इज़ गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ द मनी इज़ रिलीज बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो किसी भी प्रोग्राम के लिए किसी भी तरह की शॉर्टेज नहीं है, फंड की शॉर्टेज नहीं है जहाँ भी किसी तरह का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है. तो ये जो आप लोग का टेक्निकल नो हाउस फंडिंग्स वगैरह, वो हाउ इज दैट बीइंग प्लान्ड, वो पॉलिसी कैसे है? देयर आर टू थिंग्स हियर. वन इज़ द टेक्निकल पार्ट. टेक्निकल पार्ट हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब मिलके कैसे करते हैं कि कैसे क्या होगा, मतलब ऑल दोज प्रोटोकॉल्स वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह से पूरा प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया जाएगा. और उसके बाद एक बार जब वो सेट हो जाता है तो रेगुलर इंटरवल्स पे उसका रिव्यू किया जाता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई, कहाँ पे हम सही हैं, कहाँ हम गलत हैं. तो एक टेक्निकल पार्ट चलता रहता है. दूसरा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है कि कौन सा डिवीज़न करेगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको करेगा, कौन लीड रोल लेगा. एंड उसके बाद फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपना उस पर करती है. अभी तक जितना भी प्रोजेक्ट्स अभी जो चल रहा है एटलीस्ट दार्जिलिंग जू में, तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक चल रहा है, इसको और कुछ करवाना चाहिए, अपग्रेड करवाना चाहिए? दार्जिलिंग जू का तो परफॉर्मेंस दुनिया में सबसे अच्छे में से माना जाएगा अगर देखा जाए तो. रेड पांडा की ब्रीडिंग कहीं भी इतने अच्छे से नहीं हुई जितनी इन्होंने की है पद्मजा नायडू पार्क में. स्नो लेपर्ड के में भी इनका बहुत अच्छा वो रहा है. तो दार्जिलिंग जू को जिस भी तरह का सपोर्ट है स्टेट गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट दे रही, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट अगर उसमें जगह हो तो वी आर ओपन टू एक्सपेंशन की, और भी अगर उसमें कुछ हो केदारा को एक्सपेंड करेंगे, उसको हम एक्सपेंड करने के लिए वी आर. Did it at the national level, where the Central Zoo Authority, they came, the Arunachal, Sikkim, Uttarakhand, and all these range states, they participated. We did it last year. So, it was step by step. So we did it national way. Then we prepared our species survival plan, which is, which is being augmented. It is a 17 crore program for 10 years. And that also includes the expansion of the Topkedara. Topkedara Conservation Breeding Centers also, we are going to expand it. For red panda also and for the snow leopard also. So that is there. Now it is a global level. And then we will go to next step of rehabilitation of the already deciding that 4 red pandas in the Singalila National Park. Next step, we will take it gradually for the Neora Valley. So this is, we are going step by step. Any such progress for the snow leopard also leaving the Snow leopard, we are asking, the central government that we have got certain stock. We need some more males. We got 2 males one from London, one from France. One has given good result, and there is a breeding. There was 2 cubs were also born. So we hope to take it further. We need some. We'll discuss it. We need some more, genetically viable population. अभी तो आपका टाकिन लेकर आए हैं जर्मनी से. इतना इंटरनेशनल प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं. टाकिन जर्मनी से लेकर आए हैं. आपका रेड पांडा वी आर प्लानिंग. लेट्स फाइनलाइज इन दिस मीटिंग. आई एम नॉट ओपनिंग द थिंग. अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं. वी हैव समथिंग इन आवर हैंड दैट वी आर श्योर वी विल गेट सम मोर रेड पांडा फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज. ओके, especially maybe from Australia. My name is Angela Gladstone. I am the convener of the Global Red Panda Management Plan, which is a combination between zoos and also support for conservation of red pandas in the wild. It's a program that was launched in 2012 in Rotterdam Zoo, and it is managed by, in each continent there is a regional breeding program for red pandas where all the zoos cooperate with each other to optimize the population of their red pandas in the zoos in that area. And overarching that, there is a global program which tries to manage the number of red pandas in zoos around the world. And we believe that one of the purposes of this program is to support red pandas in the wild, either by raising money for conservation and also by holding a reserve population of these animals in case they become extinct in the wild. I think that the work they've done in the Darjeeling Zoo has been very exciting. They've done a lot of work. They've bred a lot of red pandas, and it's good because it's in the area
where red pandas come from, so I think it's an important programme. I mean, I can't speak of all that is happening within each country, but I think every country has to start looking to preserve the forests where these animals live, because they are getting fragmented, and you're getting little populations of animals in forests surrounded by farmland or roads, and if we want these animals to survive in the wild, we also need a good population in a continuous stretch of forest. It shouldn't be. That's the purpose of these breeding programs, to ensure that animals are moved around. We keep a complete record of each animal and its ancestry, so we know who is related to who. So we can avoid that. I think they've got a reasonable number that what they have at the moment, yes. Any new plans, ma'am? Future plans? That is what we're talking about here, so I can't preempt the meeting.